अल्फाजों की इस चमक में कहीं कोई पुराना जज्बात छुपा है। आज फिर साहित्य के खजाने से एक नायाब सिक्का आपके नाम। सुनिए कहानी गोल्ड। नमस्कार, कहानी गोल्ड में आज सुनिए हम सबकी चहेती लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित मालती जोशी जी की लिखी कहानी मन ना भय 10-20। पापा, कार्तिक जी आए हैं, मैंने हाफते हुए कहा। पापा ने उपन्यास से थोड़ा सा सिर उठाया और कहा, तो आने देना, तू इतनी बदहवास क्यों हुई जा रही है? पापा, वे दीदी को पूछ रहे हैं। तो बता देना कि घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है, उन्होंने इत्मीनान से कहा। सच, पापा तो कभी कभी, पर मुझे भुनभुनाने का भी अवसर नहीं मिला। कार्तिक भीतर आ गए थे। मे आई कम इन? उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड माई कमिंग इन। मैंने सोचा मुझे इस घर में ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं बेटे, अब तो यह तुम्हारा अपना ही घर है, पापा ने अभ्यर्थना में उठते हुए कहा। पर उनकी आंखों में स्वागत का भाव जरा भी न था। शायद पुस्तक अधबीच में छूट जाने का दुख था। कार्तिक के लिए कुर्सी सरकाते हुए बोले, शिखा बेटे, अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। मैं जैसे जान छुड़ाकर भागी, सीधे किचन में आकर ही दम लिया। लेकिन फिर लगा कि कुछ देर रुकना चाहिए था वहां। पापा का कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी वे बहुत सच बोल जाते हैं। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया था कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए। पर जहां माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकली, ये भी घर से भाग ली। जानती तो हैं कि कुछ हो जाए तो संभालने के लिए शिखा है ही। राम राम करके कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की विरहिनी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी उनके नृत्य कौशल की सराहना की थी। पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि अब वह किसी समारोह में भाग नहीं लेंगी। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। दीदी इतना भुनभुनाती, उनसे कहिएगा आपके घर पहुंच जाऊं तब 7 तालों में बंद करके रखें। पर अभी से इतनी बंदिश क्यों? और बंदिश क्या यही एक थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का ताला लग गया था। पहनने ओढ़ने तक की आजादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती, कहती, कहाँ के घामर लोग पल्ले पड़ गए हैं, क्या दुनिया में मेरे लिए यही एक घर रह गया था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों करती है पगली, तुझे कौन उनके साथ जिंदगी भर रहना है? थोड़े दिनों की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। माँ के मुंह से तपस्या की बात बड़ी अजीब सी लगती थी, पर वे झूठ नहीं कहती थी। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, सुगठित देहयष्टि, दमकता गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श। एमकॉम फर्स्ट क्लास थे, स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे। शहर में अपना मकान था। पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, इसलिए उनकी बातचीत में रख रखाव में एक अभिजात्य था। और आईएएस में सिलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमामय हो उठा था। जिस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुंचे थे ये लोग, उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शकुन मान लिया और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। ऐतराज करने का प्रश्न ही था। दीदी को बहू बनाने में किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में एमए भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना ही पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है वह, तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर में जाएगी? हीरा सोने में जड़ा हो तभी अच्छा लगता है। लेकिन माँ का हीरा अक्सर उन सुनहले बंधनों से कसमसा उठता था। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सोचती थी दीदी एकदम पागल है। ऐसे पति के लिए मैं तो जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूं। चाय लेकर बाहर गई तब कार्तिक पापा से कह रहे थे,
तो पापा जी, अब यह जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, अगर वे कहीं जाती भी है तो शिखा को या भाई को साथ ले लिया करें। यूं अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटे, पापा ने अपना कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, इस घर में किसी के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं है। यह क्या कह रहे हैं आप इस घर के बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो हूँ, पापा ने निर्लिप्त भाव से कहा, पर इस घर की रीति यही है। तुम्हारे घर आएगी रेखा तो तुम अपने साँचे में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर, कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं। आखिर उनके सामने यह सब कहने की क्या जरूरत थी। पापा उसे शांत स्वर में बोले, क्या क्या छिपाएंगे बेटा, और कब तक छिपाएंगे। आखिर एक दिन उन्हें सब जान ही लेना है। और उन्होंने साइड टेबल पर रखा उपन्यास फिर से उठा लिया और दूसरे ही क्षण वे उसमें डूब गए। हताश हो अपनी मेज पर आकर बैठ गई मैं। फ्रांस की राज्य क्रांति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वे ऊटपटांग नाम वैसे ही दिमाग में धंसते नहीं। क्या उनके माता पिता को नए नाम ही नहीं सूझते थे। मुझसे पूछते तो 100 बता देती, पर अब तो इन लोगों की कृपा से यूरोपियन हिस्ट्री एक भूल भुलैया बन गई है। पढ़ते पढ़ते दिमाग परेशान हो जाता है, तो इस पर घर का माहौल ऐसा रहता है कि बस। मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाई थी कि आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए शिखा, 3-4 गिलास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बाए उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों, थोबड़ा क्यों लटक गया तुम्हारा। घर में शरबत नहीं है या गिलास गायब है। बना तो रही हूं बाबा, आप तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। पैर पटकती हुई किचन में चली आई। इन लोगों के रहते फर्स्ट क्लास तो क्या आएगी, पास भी हो जाऊं तो बहुत है। ट्रे में गिलास लगाकर नाश्ते की प्लेट भी रख दी थी मैंने। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम, ये मेरे लिए तो हो नहीं सकता। कौन आया था। कार्तिक आए थे, मैंने सहमते हुए कहा। उनके लिए तो पलक झपकते ही सारा सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 गिलास शरबत बनाते हुए भी लोगों की जान निकल जाती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो हम हैं। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की सी मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अब ये इतना सारा शरबत फ्रिज में रख दूं और माँ आकर देख लें तो घंटों चीखती रहेंगी। मैं तो खून पसीना एक करके कमा रही हूँ, तुम लोग इसी तरह मुझे तबाह करते रहो। पर उठाकर नाली में फेंक देने का भी तो मन नहीं होता। पापा शरबत लेंगे। शरबत? अभी तो चाय ली थी बेटे, अब शरबत ले लीजिए। ले आओ। पापा की आदत इतनी अच्छी है कि कभी जिरह नहीं करते। चुपचाप पूरा गिलास गटक गए। एक मैंने पी लिया, शेष दिल कड़ा करके नाली में उलट दिया। वैसे मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भाई को जरा सा उलाहना भर दे देती, एक ही सांस में सारे गिलास खाली कर जाते। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाएंगे, कब किस बात पर तूफान मचा देंगे, पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं, बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझे पर जब तब बरसते रहते हैं। यही भाई कभी कभी इतने निरीह से लगते हैं कि प्यार आने लगता है। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ के इतने व्यंग बाण झेले हैं कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कुछ कर न बैठे। शिखा, माँ की तीखी आवाज सुनाई दी तो मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वे सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही हैं। बाहर आकर देखा, एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा है। इसे हाथ लगवा तो जरा, खूब भारी हो गया है। मरे टैक्सी वाले इतने उद्दंड हो गए हैं आजकल। टांगे वाला होता तो सीधे अंदर लाकर रखवा देता। उन्होंने हाफते हुए कहा। बक्सा सचमुच भारी था। फाटक से सीढ़ियों तक आते आते दम फूल गया। रेखा कहाँ है? उसे बुला ले जरा। दीदी घर में नहीं है। कहाँ चली गई है? उसे इतनी बार मना किया, इतवार को घर पर रहा करे। बेवकूफ है बिल्कुल। मैं चुप ही बनी रही। कहीं माँ को पता चला कि कार्तिक जी आकर लौट गए तो यहाँ सड़क पर ही शुरू हो जाएंगी। वे राजकुमार भी घर में नहीं होंगे। तुम्हारे पिताश्री तो हैं,
उन्हीं को बुला लो। मैं पापा को बुला लाई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वहां खोखा उठाकर भीतर रखा। माँ तब तक पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाती रही। चाय पीते हुए माँ ने फिर पूछा, रेखा कहाँ है? मैंने बात बदलते हुए कहा, इतना सारा क्या लाई हैं, दिखाइए तो। डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर को फुर्सत हो जाएगी। चीनी वाले में तो बड़ा रिस्क रहता है, एक पीस टूटा कि सेट बर्बाद हो गया। माँ अपने प्रिय विषय पर आ जाए तो बोलती ही रहती हैं। बड़े उत्साह से उन्होंने सारी पैकिंग खोली और एक एक चीज मेज पर सजाने लगी। सेट सचमुच जोरदार था। 12 लोगों के लिए था। माँ का हर काम रॉयल ही होता है। एक एक प्लेट उठाकर मैं देखने लगी। सब पर कलात्मक अक्षरों में रूपरेखा कार्तिक कुमार अंकित था। आप तो नाम भी लिखवा लाएं, मैंने कहा। ठीक रहता है, उन्होंने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वह एक फुलझड़ी बैठी हुई है ना घर में, क्या पता कल को सबका सब उठाकर उसे दे दे। उन लोगों को दर्द थोड़े ही आएगा, पर अपनी तो खून पसीने की कमाई है। रेखा आ जाती, उसे दिखा देते तो पैक हो जाता। तुम्हारे पिताजी देखना चाहें तो बुला लो। वे तो साधु महाराज हैं, इन चीजों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है ना। पर यह छोकरी गई कहाँ? वह आजकल भरतनाट्यम सीख रही हैं। आखिर मैंने कह ही डाला। हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है। भरतनाट्यम कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? किससे पूछकर सीख रही है? माँ तो एकदम बरस पड़ी। परेशानी की बात नहीं है माँ। पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने के लिए आई हुई है, तो दीदी अपना पुराना शौक पूरा कर रही है। वहां कोई फीस थोड़े ही देनी पड़ती है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। वे और भी नाराज हो गई। फीस न देनी पड़े तो माँ से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पैसे कमाने की मशीन तो हूं मैं। मुझसे और कोई रिश्ता थोड़े ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। भरतनाट्यम सीखेगी। और माँ उसके बाद जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बंद ही नहीं हुई। यह करीब करीब हर छुट्टी का एक कार्यक्रम सा हो गया है। कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है कि माँ को बरसने का मौका मिल जाता है। भाई उस बमबारी से बचते रहते हैं। पापा अनसुनी करके अपने धैर्य की बाजी या पुस्तक में खो जाते हैं। लड़कियां बेचारी कहाँ जाए, चुपचाप सुबकते हुए घर का काम करती रहती हैं या पढ़ाई की मेज पर सिर डालकर आंसू बहा लेती हैं। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज क्यों होती हैं माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ी मनमानी कर लेने दो ना, फिर तो 4 दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती हैं, उनसे तो बल्कि पापा ज़्यादा अपने लगते हैं। खासकर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे थे, जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी। सुबह स्कूल के लिए चलते समय माँ ने सारी बातें ठीक से समझा दी थी। चाबी सामने वाली कपूर आंटी के यहाँ मिलेगी, खाना अलमारी में ढका मिलेगा, स्टोव कोई नहीं जलाएगा, रेखा खाना लगाएगी, शिखा प्लेटें उठाएगी, विनय सबके यूनिफॉर्म तहाकर रखेगा। छोटी छोटी हिदायतें थी, पर हमारे छोटे से मस्तिष्क पर जैसे बोझ बन गई थी। स्कूल से लौटते हुए पैर मन मन भर के हो रहे थे। सबसे बड़े भाई कुल जमा 9 साल के थे, पर एक अनाम जिम्मेदारी की कल्पना ने उन्हें भी गंभीर बना दिया था। तुम लोग भीतर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। घर के पास आते ही उन्होंने कहा। बगिया का छोटा सा लकड़ी का फाटक ठेलकर भारी मन से हमने भीतर प्रवेश किया। बुझे बुझे मन से दरवाजे को देखा तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। सामने पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो सारा काम पलक झपकते हो गया। पापा ने स्टोव जलाकर खाना गर्म किया, मैंने प्लेटें लगाईं, दीदी ने खाना परोसा, भाई गिलासों में पानी भरकर लाए। खाना गर्म करने के बाद पापा ने अपने लिए चाय बना ली और हम लोगों के साथ बैठकर पीते रहे। सोने घर में लौटने की कल्पना जो दिन भर मन पर बोझ बनी हुई थी, एकदम छूमंतर हो गई। शाम को थकी हारी माँ लौटी। घर से बाहर पहला दिन उन्हें भी भारी लगा था। हम लोगों के लिए ढेर सारी टॉफी ले आई थी।
उन्हें जबरदस्ती हमारी जेबों में ठूस कर, हमें अपने से चिपटा कर दिन भर के हालचाल पूछती रही। खुशी के आवेग में दीदी ने पापा की भी बात कह दी, जो पाने लायक उसमें कुछ था ही नहीं। माँ के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, चेहरा एकदम तन गया। हम लोग सहम कर उनसे दूर हो गए। डर भी लगा, लेकिन शाम को खेलने चले गए तो सब कुछ भूल चुके थे। काश माँ भी सब कुछ भूल जाती, पर वे सारा काम करते हुए दरवाजे की ओर कान लगाए रहीं। तनी हुई मुद्रा में पापा की प्रतीक्षा करती रही। आज दोपहर में घर आए थे? आते ही माँ ने जवाब तलब किया, हाँ। क्यों? अपने घर आना कोई गुनाह है क्या? लेकिन मुझे तो आप गुनहगार बना रहे हैं। तुमसे कुछ कहा मैंने? कहा तो नहीं, पर इतनी दूर से घर आने का एहसान क्यों? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अपने बच्चों के लिए आया था, रोज आऊंगा, पापा ने कुछ दृढ़ स्वर में कहा और मुंह हाथ धोने निकल गए। बच्चे बच्चे बच्चे, माँ जैसे पागल हुई जा रही थी। जब देखो बच्चों की बात उठाएंगे। क्या मुझे कोई ममता नहीं है, चिंता नहीं है? और बच्चे क्या इन्हीं के अनोखे हुए हैं? आज शहर की 90% औरतें नौकरी करती हैं, गोद के बच्चों तक को छोड़कर जाती हैं। उनके यहाँ कोई तूफान नहीं होता। मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, पर इन्हें आत्मनिर्भर होने का मौका तो दे कोई। अगर लोग बाग इसी तरह दुश्मनी निकालते रहे तो ये बौने के बौने रह जाएंगे। माँ पता नहीं कितनी देर तक बड़बड़ाती रही। पापा बाथरूम से निकलकर कमरे में चले गए और हम तीनों रजाई में दुबक कर खाने के बुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। यह पहला मौका तो नहीं था, पर हर बार मुंह का स्वाद उतना ही कसैला हो जाता था। कितने दिनों से घर में यही नाटक चल रहा था। विनोद कंस्ट्रक्शंस में पापा की अच्छी भली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था, पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फायदा तो उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा नहीं दे रहे। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 2 साल से पापा सदर में दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने से नहीं चलता। 4 लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और चाहिए पूंजी। कम से कम इतनी पूंजी तो हो कि घाटा उठाने की हिम्मत बंधे। पापा यही मात खा गए थे और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो यह सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही है। पास पड़ोस में भी यही सुन पड़ता था। दूसरे दिन भी पापा ने ही दरवाज़ा खोला था, पर पहले दिन की खुशी आज आधी रह गई थी। भाई ने धीरे से कहा भी, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया कीजिए। ना बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सिर पर नहीं था, पर तुम्हें यह दुख क्यों दूं? बचपन की बात करते करते पापा का स्वर अक्सर भीग जाया करता था। बहुत कम जानते थे हम, बस यदा कदा मूड आता तो कुछ बता देते थे। उन कभी कभार सुनी हुई बातों से मन में एक खाका बना लिया था हम लोगों ने। उसमें पापा थे, एक बुआ थी और दादी माँ थी। पापा के बाबूजी तो उन्हें 2 साल का छोड़कर ही चल बसे थे। दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ अपने भाई के पास चली गई थी। वहीं उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी, ट्रेनिंग ली और फिर दोनों बच्चों को लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। दादी को मैंने नहीं देखा, भाई के जन्म के कुछ दिन बाद ही चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले बचपन में ही चल बसी थी। पापा के स्नेहहीन बचपन की एकमात्र साथी थी उनकी जिज्जी। कैसा लगा होगा उनकी मृत्यु पर। पापा बहुत कम बोलते अपनी जिज्जी के विषय में, शायद उन्हें उतना कुछ याद भी न रहा हो। बहुत वर्षों बाद पापा ने अपनी बहन की करुण अंतकथा सिर्फ मुझे सुनाई थी। 16-17 वर्ष की कच्ची उम्र में जिज्जी से कोई अक्षम्य अपराध हो गया था। पापा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे उन दिनों। बहन के अपराध की गंभीरता को समझने की उम्र भी नहीं थी, फिर भी रोष से सुलग उठे थे वे। उसी आवेश में माँ की बताई हुई दवा शहर से तुरंत ही ले आए थे। बहुत तेज दवा थी। बुआ 3 दिन मछली की तरह
छटपटाती रही थी। वे दादी के साथ निर्विकार भाव से उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे। बदनामी के भय से डॉक्टर तक को बुलाया नहीं। अपनी उन्हीं अपराधीन बहन को अग्नि देते समय उनका किशोर मन कांप कांप गया। सारे आरोप प्रत्यारोप तो मृत्यु के साथ ही बिला गए थे। बच रहा था एक भयानक एहसास, एक अपराध बोध कि जिज्जी अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई है और उस हत्याकांड में उनका भी बराबर का हिस्सा है। बहन की यह कलंक गाथा पापा ने मां को भी कभी नहीं सुनाई। मुझसे ही कैसे कह गए, आश्चर्य होता है। उन दिनों मैं अपना एक पैर तुड़वाकर बिस्तर में कैद हो गई थी। मां ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर कभी मेहरी के, कभी पड़ोस वाली आंटी के भरोसे मुझे छोड़कर काम पर जाने लगी थी। ज्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नजारा देखा करती। कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिना करती। तब पापा अवतीर्ण हुए थे, दोस्त बनकर, मित्र बनकर। अपने साथ वे ढेर की ढेर पत्रिकाएं ले आते। उनमें फिल्में भी होती, बच्चों वाली भी। कहते इससे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़कर बोर हो जाती मैं तो वे मेरे साथ बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग ऊब जाते तो वे कॉफी या बॉर्नवीटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते। बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिबिया में बंद करके मन के तहखाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की यह कहानी मुझे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसलिए तुम लोगों को पल भर भी अकेले छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। दुनिया में सभी लोग तो सज्जन नहीं हैं और तुम लोग अभी कितनी नासमझ हो, पर तुम्हारी माँ को यह सब समझाना कितना कठिन है। पापा तो यह कहकर चुप हो गए थे, पर मैं उनका मतलब समझ गई। उन दिनों माँ ने जैसे हमें सब विषयों में पारंगत करने की कसम खा ली थी। सितार, कथक, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई विषय नहीं छूटा था। क्लास में भी रिजल्ट अच्छा रखना पड़ता था। अंग्रेजी और गणित के लिए बराबर ट्यूशन लगी हुई थी। इतना सब करते करते हम लोग हाफ जाते तो कहती, हमें शौक था तो हमें मौका नहीं मिला। दूसरों को देखकर तरस कर रह जाते थे। तुम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो नखरे आ रहे हैं। 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था उनका। उस मध्यम वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी हो गई, यही बहुत था। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतन आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से वे कभी खुश नहीं रही। सुनहले भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा मेरी बीमारी के कारण दिन दिन भर घर में बैठे रहते। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। दफ्तर से लौटते ही माँ सीधे मेरे कमरे में चली आई। मुझसे हालचाल भी न पूछा, एकदम तिक्त स्वर में पापा पर बरस पड़ी। इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहाँ से क्लाइंट जुटाकर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर में ताला पड़ा मिलता है। लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहां बैठा कीजिए। बेकार में हर महीने इतना किराया जा रहा है। पापा ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ही हुआ। मेरी 2 सहेलियां तबीयत देखने आई हुई थीं। उनके सामने तमाशा नहीं हुआ। पर दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए। बरामदे में एक पार्टीशन लगवाकर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पकड़कर रह गई। सच ही था, उतने किराए में उतनी मौके की जगह दोबारा मिलना असंभव था। पर पापा टस से मस नहीं हुए। माँ के लिए भुनभुनाते रहने का जैसे एक स्थायी कारण जुट गया। रोज की चकचक से हम लोगों में तो इतनी दहशत भर गई कि संगी साथियों को घर पर बुलाना ही छोड़ दिया। भाई उस साल पहली बार फेल हुए थे। संगीत की स्वर लहरियां मुझे हौले से आकर जगा गई। कहीं से सुप्रभातम आ रहा था। रजाई से सिर निकालकर देखा, बाहर घुप अंधेरा था। प्रभात अभी कोसों दूर था। अपनी उन्नीदी आंखों को थोड़ा और कष्ट दिया, तब देखा दीदी अपने 2-in-1 को हृदय से लगाए निस्पंद पड़ी है। ध्यान से सुनने पर गीत भी समझ में आ गया। विनय पत्रिका की शिव स्तुति थी। कर्नाटक शैली में गाई जा रही थी।
कंबु कुंदेदु कर्पूर गौरम शिवम। संगीत मुझे भी अच्छा लगा है, पर समय समय से। यह थोड़े ही कि आधी रात से उठकर शुरू हो गए। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया तो दीदी की तंद्रा टूटी। दोस्त, उन्होंने हाथ में चिकोटी भरते हुए कहा, सोने दो यार, क्या आधी रात से रागमाला लेकर बैठ गई? मैंने कहा, आधी रात नहीं है, 4 बज रहे हैं, जरा ध्यान से सुन तो। खास तुझे सुनवाने के लिए टेप कर लाई हूं, मजबूरन सुनना ही पड़ा। नया सेट किया है? हाँ। फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है, सीखने पर कोई बंदिश तो नहीं है ना? लेकिन व्यर्थ में करने से लाभ क्या है दीदी? नृत्य 4 दीवारी में बंद रखने की विद्या तो है नहीं। 4 दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने, दीदी ने तैश में कहा और फिर एकदम भावुक होकर बोली, उसके सीखने में भी एक आनंद है शिखी, इतना ग्रेस है नृत्य में। सच, रेनू दीदी को नाचते हुए देखती हूँ तो अपना इतने सालों का सीखा कथक व्यर्थ लगने लगता है। दीदी एक निश्वास लेकर कैसेट से खिलवाड़ करती रही और फिर वही गीत बज उठा जो अभी रजत जयंती समारोह में बहुत सराहा गया था, श्याम सो हमारी राम राम कहियो। दीदी की भावाभिव्यक्ति उस समय देखते ही बनती थी। थोड़ा सा दक्षिण भारतीय पुटलिए, पद्मनाभ का मखमली स्वर और भैरवी की भावप्रवण स्वरावली। सच आंसू निकल आए थे मेरे तो। दीदी की मुंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदें चमक रही थीं। शायद वे लौट गई थी अपनी विरहिणी राधा की भूमिका में। गीत समाप्त होने के बाद भी उनकी तंद्रा टूटी नहीं। मैंने ही बटन ऑफ किया। ही इज एन एंजल रियली, उन्होंने जैसे अपने आप से कहा। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है शिखी कि कोई शापग्रस्त गंधर्व ही मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वह भी शायद यही सोचता हो। क्या? यही कि कोई शापग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर उतर आई है। सच, तू भी यही सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कर रहा था दीदी। कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो? पता नहीं शिखा, पर मैं इतना जानती हूं कि यह व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक है। तुम्हें नहीं लगता शिखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का तो पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ हुआ नहीं है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन कैसी अबूझ पहेली बन जाता है। सगाई से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। धक से रह गई मैं। यह क्या कह रही हैं दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम गया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद में पता चली हो, पर लगता है माँ ने उनका मन बहुत पहले पढ़ लिया था। तभी तो वे इतनी व्यग्र हो उठी थी। नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत ही बंदिशों में बीता था। अपने उसी कुंठाग्रस्त बचपन का प्रतिशोध मानो इस तरह लेती थी वे। पर दीदी की सगाई के साथ उनके मन में छुपी बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। अब तो वे अक्सर दीदी को डांट देती हैं या बुजुर्गों की सी अदा में समझाने लगती हैं। दोनों ही बातें विचित्र सी लगती हैं। एक बात कहूं दीदी? कहो। पद्मनाभ इज नो मैच फॉर कार्तिक। उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। तुलना कर भी कौन रहा है, यह तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूंगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? वह बहुत अमीर नहीं है इसलिए? नहीं, यह प्रश्न यहाँ बहुत गौण है। तुम्हारे स्नेहदान से, तुम्हारे रूप की गरिमा से वह इतना अभिभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना, उसके इस बिना शर्त समर्पण से तुम बहुत जल्दी ऊब जाओगी, खींच उठोगी। लगता है काफी रिसर्च कर रखी है इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा क्या है इसमें? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगी।
अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ यह भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है। दीदी ने चिकोटी ली तो मैं रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। आदर्श पति वह है जो अपनी पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वह पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस 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 समझ गई। तुम्हारा यह आदर्श पति ठीक कार्तिक का हम शक्ल है और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों? दीदी ने अनजाने ही कह दिया था, पर मन में जैसी जल तरंग बज उठा। कल्पना में अपने को कार्तिक की बगल में खड़ा करके देखा और दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियां बुझ गईं। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियां याद आने लगी और हल्का सा मोच खाता अपना दाहिना पांव भी। लोग यूं ही कहते हैं कि पितृमुखी कन्या भाग्यवान होती है। क्या इसी को भाग्य कहते हैं कि आदमी सपने देखते हुए भी सहम जाए। कॉलेज से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ था। माँ दफ्तर से असमय लौट आई थी और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही थी। सभी चीख चीख कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ देर तक शांति से सुनती रही, तब जाकर उस हड़बौंग का सिर पैर समझ में आया। दीदी के मौसेरे जेठ मास्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब लोग आ रहे थे। दीदी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर तीसरे दिन कोई चला आ रहा है। खानदान न हुआ मुगलिया सल्तनत हो गई। तुझे करना क्या होता है? माँ बोली। तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। जरा मेरी तो सोच। 4 चीजें लानी हो तो बाजार मुझे ही जाना है। घर ठीक करूंगी तो मैं ही। तेरे पापा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर बैठ भी जाएं तो गनीमत है। औरों का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज मम्मी। भाई एकदम गरजे। बेकार में झूठ न बोलिए। जब भी मौका पड़ा है मैं ही कूलियों की तरह सामान ढोता फिरा हूं। आज भी जो बता देंगी करूंगा। पर मैं पूछता हूं हर बार इतना शाही सरंजाम क्या जरूरी है? तेरी जेब से तो नहीं जा रहा ना कुछ? मेरी जेब इस लायक कभी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है। फिर भी पूछने का हक तो है। बहुत ऊंची उड़ान भरी है माँ आपने। निभाते निभाते दम फूल जाएगा। तो मंशा क्या है तेरी? उसे भी किसी भट्टी में फेंक दूं? जिंदगी भर जलती रहेगी मेरी तरह। माँ कुछ करना हो तो बता दो जल्दी से। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, मैंने तिक्त स्वर में कहा। तब जाकर यह महाभारत थमा। फिर वही हाय तौबा शुरू हो गई। सोफे के कवर्स बदले जा रहे हैं, दीवान की जगह बदली जा रही है, नए पर्दे लग रहे हैं, क्रॉकरी चमकाई जा रही है, नाश्ते का सामान बनाया जा रहा है और भाई बेचारे बाजार के चक्कर लगाकर बेहाल हुए जा रहे थे। माँ को पल पल में कुछ न कुछ याद आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है, भाई बोले, ये लोग किसी न किसी बहाने या तो जासूसी करने आते हैं या हमारी परिस्थिति का मजाक बनाने। भाई ठीक ही कह रहे थे। पिछली बार दीदी की फुफेरी सास को लेकर उनकी ननद आई थी तो देर तक कप प्लेटों को उलट पुलट कर देखती रही। माँ ने दूसरे दिन ही नया सेट मंगवा लिया। एक बार दीदी के ससुर अपने किसी मित्र के साथ आए थे। दीदी की शकुंतला की विदाई वाली बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी थी। इतनी पुरानी फोटो थी दीदी के हाई स्कूल के जमाने की, पर उसे भी वहां से हटाने के निर्देश मिल गए थे। एक बार बिना किसी सूचना के आधमके थे ये लोग। दीदी उस समय छत पर बाल सुखाती हुई पड़ोस की कांति दीदी से बतिया रही थी। उस पर भी आक्षेप उठाया गया। समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग आधुनिक हैं या पुरातन पंथी। अगर पुरातन पंथी हैं तो रोज रोज समधियाने में आने की क्या तुक थी। माँ इस समय भी बहुत परेशान थी। दफ्तर में फोन करके उन्हें इन मेहमानों की सूचना दी गई थी। तब माँ पापा को लेकर बाकायदे निमंत्रण देने गई थी। वहां दीदी के सास ने उन्हें कई बार कई तरीकों से बताया था कि नवीन और नताशा शादी में नहीं रहेंगे, और माँ पसोपेश में थी कि उन्हें शादी का नेक अभी ही दे दिया जाए या हटाओ भी माँ, वह कोई खूसट हिंदुस्तानी बुढ़िया है जो नेक वेक की बात समझेगी। इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा की तो उन्हें आशा भी न होगी। पर वह खूसट बुढ़िया साथ में रहेगी ना। और माँ ने हमारे मना करने पर 51 रुपए के 2 लिफाफे तैयार कर लिए थे। महीने की 22 तारीख को इतनी रकम भी भारी पड़ गई थी।
सारा बजट गड़बड़ाया जा रहा था, पर मजबूरी थी। हमारी आपाधापी से बेखबर दीदी चुपचाप तैयार होती रही। उन्होंने लाल और काले फूलों वाला सलवार सूट पहन लिया था। हल्का सा मेकअप करके एक ढीली चोटी डाल ली थी। वे बहुत उदास लग रही थी, उदास और सुंदर। साड़ी वाड़ी पहनो, माँ ने देखा तो डांट दिया। हम अपने घर में बैठे हैं, जैसे हैं ठीक हैं, दीदी ने मुंह फुलाकर कहा। कहीं वह महारानी हुई साथ में तो होंगी तो आंख बंद कर लेंगी। अब हमारा दिमाग मत खाइए, नहीं तो हम सीधे मैक्सी पहनकर बैठ जाएंगे। हाँ, दीदी ने दो टूक फैसला सुना दिया तो माँ चुप हो गई। मुझे लगा दीदी विद्रोहिणी बनती जा रही हैं। माँ ने ज्यादा तंग किया तो मुंह उठाकर कह देंगी, मारो गोली शादी को, हमसे यह गुलामी नहीं होगी। माँ भी इस बात को समझती हैं शायद, तभी ना चुप हो गई। हेलो गर्ल्स, एम आई ऑल राइट? पापा ठीक 4:30 बजे तैयार होकर बाहर आ गए। कभी कभी सूट पहनते हैं पापा, पर बड़े स्मार्ट लगते हैं तब। भाई आप भी तैयार हो जाइए ना, मैंने कहा। हम ऐसे ही ठीक हैं, भाई ने कुर्ते की बाह से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। हमें तो बैरागिरी करनी है, साहब बहादुर को हमसे बात तो करनी नहीं है, बेकार कपड़ों की क्रिच खराब करें। अपनी योग्यता बढ़ाओगे नहीं और फिर इसी तरह इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में सड़ते रहोगे। प्लीज माँ, मैंने कहा तो माँ चुप हो गई। पर उतनी देर में भाई का चेहरा कितने ही रंग बदल चुका था। ठीक 5 बजे कार्तिक की गाड़ी दरवाजे पर थी। मैं कमरे में तैयार हो रही थी। उत्सुकतावश खिड़की से झांक कर देखा तो वे अकेले ही थे। एडवांस गार्ड बनकर आए होंगे शायद, यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए। जल्दी से चेहरे पर पाउडर का एक हाथ फेरकर मैं किचन में आ गई। सब कुछ एकदम तैयार था, बस मेहमानों के आने भर की देर थी। तभी सुना वे पापा से कह रहे हैं, नवीन भैया से मिलने बहुत सारे लोग आ गए थे घर पर। माताजी बोली रेखा को यहीं ले आओ। परम पूजनीय माताजी के एक आदेश से दिन भर की दौड़ धूप व्यर्थ हो गई थी। 150 रुपयों का भुर्ता बन गया था। अपमान, घोर अपमान से सुलग उठी मैं। भाई की ओर देखा तो उनका चेहरा भी तमतमा आया था। मैं जाऊं माँ? दीदी जब पूछने के लिए आई तो एकदम फट पड़े। जाओ, और यह सब कबाड़ भी साथ लेती जाओ, बुढ़िया के सिर पर पटक मारना। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनके मुंह पर हाथ देकर उन्हें चुप कराया। दीदी माँ के साथ बाहर के कमरे में गई और दूसरे ही क्षण लौट आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या था, मैंने तो पहले ही कहा था कि साड़ी पहन लो। अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक है ना, माँ बुदबुदाई। उस समय माँ को बुरी तरह घुड़क देने वाली दीदी अब चुपचाप कपड़े बदलने चली गई थी। जरा उनके पास बैठ तो बाहर, तेरे पापा तो उठकर चले गए हैं। ठीक तो था, पापा नहीं सह पाए होंगे यह अपमान, कोई भी नहीं सहेगा। मेरे जाते ही वे उठने को हुए और एकदम संभल गए। मैं समझा रेखा है। दीदी तैयार हो रही हैं, मैंने सपाट स्वर में कहा। वे चुपचाप कुर्सी पर आसन बदलते रहे, अधीरता से कभी दीवार घड़ी को और कभी कलाई घड़ी को देखते रहे। शी टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वे बुदबुदाए। दीदी तो समय से तैयार हो गई थी, देर तो आपकी जिद के कारण हो रही है, मैंने उद्दत स्वर में कहा। पहली बार ही समझदारी बरत लेती तो दूसरी बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्यों, ना समझी कि कौन सी बात हुई है? सलवार सूट कोई गैरवाजिब ड्रेस है क्या? जानते हैं पंजाब में दुल्हन फेरे तक इसी पोशाक में लेती है। मैं पंजाबी नहीं हूं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और आपकी ये मास्को वाली भाभी, वे तो शायद इतने भी कपड़े ना पहनती होंगी। मैं रूसी भी नहीं हूं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं, मेरा परिवार खालिस हिंदुस्तानी है और रेखा उसी परिवार की बहू की हैसियत से वहां जा रही है। अच्छा हुआ दीदी बाहर आ गई और यह अप्रिय प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। दीदी ने माँ की एक कामदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी। बालों में ढेर सारा तेल डालकर कसकर जूड़ा बांध लिया था। हाथों में ढेर सी चूड़ियां डाल ली थी और गले में मोतियों की सतलड़ी। अब तो ठीक है, उन्होंने व्यंग से पूछा। अभी कहाँ दीदी, मैंने कहा और उठकर साड़ी के चौड़े बॉर्डर से सिर खूब आगे तक ढाक दिया। अब ठीक है, पता तो चले कि खानदान की बहू चली आ रही है। मुझे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए चले गए कार्तिक, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पौरुषेय अधिकार और अहंकार का प्रतीक यह देव पुरुष मेरी दृष्टि में कई सीढ़ियां नीचे उतर आया था। हो सकता था मेरी उद्दंडता से यह शादी टूट भी जाती, पर उसका भी मुझे दुख नहीं था।
शायद किसी को भी ना होता। माँ को छोड़ कोई भी तो इस शादी से खुश नहीं है, यहाँ तक कि दीदी भी नहीं। लेकिन फिर मिमियाती सी उनके पीछे क्यों चली गई दीदी? छोकरी चला, अपनी पार्टी उड़ जाए। मैंने चौंक कर देखा। भाई ने पूरी सेंट्रल टेबल प्लेटों से भर ली है और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा था। भाई का मन रखने के लिए मैं एक कुर्सी लेकर बैठ गई। सबसे पहले मैंने रसगुल्ला उठाया, मेरी फेवरेट डिश थी, पर मुंह में रखते ही उसका स्वाद कड़वा हो गया। दिन भर की दौड़ धूप याद आते ही मेरा पारा फिर चढ़ने लगा। भाई, मैंने तैश में कहा, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या हैं? वे हमें संसार का सबसे निकृष्ट जीव समझते हैं। भाई ने शांति से एक समोसा गपकते हुए कहा। अगर हम इतने ही निकृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की जरूरत ही क्या थी? मैं इस तरह ताव खा रही थी जैसे सामने दीदी के ससुर ही बैठे हों। देखो शिखा, बात यह है कि छोटे घर की बहू लाने में बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वह और उसके घर वाले जिंदगी भर दबे दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रहे हैं? सच, दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था आज। एक बार तो अकड़ जाती। उन्हें भी पता तो चलता कि हम में भी कुछ स्पार्क है। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। मैं, माई फुट। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है भाई। होती क्यों नहीं, पर उससे भी बड़ी एक चीज होती है सुरक्षित भविष्य। होती होगी, पर अपना सम्मान देकर कोई उसे खरीदता नहीं। अभी छोटी है ना तू, थोड़ी समझ आ जाएगी तो जान जाएगी। किसी भी कीमत पर यह सौदा महंगा नहीं है। किसी भी कीमत पर? और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है, सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भाई, मैंने कहा, जानते हैं दीदी ने एक दिन क्या कहा था? कह रही थी कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही हैं। शिखा, भाई ने शांत भाव से केला छीलते हुए कहा, तूने कभी किसी बलि पशु को इतने इत्मीनान से वेदी की ओर जाते देखा है? अपनी 5 बहनों में माँ सबसे सुंदर थी। अब भी उनके रूप की आभा वैसी ही है। परिस्थितियां या चढ़ती आयु उसे जरा भी धुंधला नहीं कर पाई हैं। लेकिन नाना जी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनकी अपार रूप संपदा के साथ न्याय कर पाते। अपनी समझ से उन्हें खाते पीते घर के इकलौते डिप्लोमाधारी बेटे से ब्याह कर वे संतुष्ट हो गए थे। पिता की इस अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब भी कभी प्रसंग छिड़ता, वे निशंक होकर अपना आक्रोश उगल देती। हम लोग सुनने वाले ही हतप्रभ रह जाते, इसलिए जैसे माँ ने कसम ले ली थी कि वे अपने बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगी। दीदी के लिए तो उन्होंने बरसों पहले से कहना शुरू कर दिया था कि देखना, इसके लिए ऐसा दूल्हा लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और माँ ने अपना कहा सच करके दिखाया। पर इधर कुछ दिनों से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। बाजार इतना ऊंचा चढ़ गया था कि एस्टीमेट बार बार गड़बड़ा रहा था। फिर सगाई से शादी तक का फासला बेवजह लंबा खिंचता चला जा रहा था। उसे निभाते हुए माँ के छक्के छूट रहे थे। रस्मों रिवाज निभाने में कितने रुपए फूक गए थे, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं था। और फिर वहां से नित नए सुझाव, नए संकेत मिल रहे थे। लगता था इससे तो अच्छा था हार्ड कैश तय हो जाता, एक मुश्त देकर छुट्टी पा जाते। पापा शुरू से ही इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से यह रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं की बैंक में कार्तिक थे और मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार है। वैसे भी आदित्य मामा की बात इस घर में पत्थर की लकीर थी। गुणी आदमी थे, हर समस्या का समाधान उनके पास था। यूं तो बहुत दूर दराज के भाई थे माँ के, पर एक ही शहर में होने से अपनापा बहुत था। फिर भी कभी कभी लगता कि माँ का उनके प्रति भक्तिभाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है। भाई तो बहुत चिढ़ते, पिकनिक का प्रोग्राम हो या सिनेमा का। मामा जी साथ हैं तो भाई घर पर ही रह जाएंगे। अगर मामा जी का परिवार खाने पर आ रहा है तो भाई दिन भर बाहर रहेंगे। अगर पढ़ते हुए कोई यह कह भर दे कि पत्रिका मामा जी के यहाँ से आई है, तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे जलता हुआ अंगार हो। पिछले दिनों माँ ने 2-4 बार दबी जुबान से कहा था, हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। आदित्य कह रहे थे बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पर लगाए लेते हैं, फिर परीक्षाएं देते रहना। भाई सुनते ही एकदम बिफर उठे थे।
फुटपाथ पर भीख मांग लूंगा माँ, पर वहां नौकरी नहीं करूंगा। छोटी थी तो भाई का यह आचरण बड़ा अस्वाभाविक सा लगता है। मामा जी के बंगले का, कार का, टीवी का तब ऐसा ही आकर्षण था, पर जब से होश संभाला है तब से लगता है मैं भी लड़का होती काश, तो भाई की तरह खुलकर कह सकती थी, आई हेट पापा, नॉट फॉर हिज पॉवर्टी बट फॉर हिज पेशेंस। उन्हीं स्वनाम धन्य आदित्य मामा का एकाएक ट्रांसफर हो गया था और माँ परेशान हो रही थी कि अब कैसे क्या होगा। उस दिन माँ शाम को दफ्तर से लौटकर चाय पी रही थी। मैं और दीदी भी उनका साथ दे रहे थे। पापा उसी समय बाहर से लौटे। पापा का कहीं भी आना जाना इतना चुपचाप होता था कि घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी। मैंने ही आवाज देकर उन्हें चाय के लिए टेबल पर बुला लिया। बाएं हाथ से अपना कप उठाते हुए दाएं हाथ से उन्होंने जेब से कुछ निकाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, ये कुछ रुपए हैं, रेखा की शादी के लिए रख छोड़े थे। शिखा की करोगी तब भी कुछ देने की कोशिश करूंगा। मैंने नजर उठाकर देखा, बैंक ड्राफ्ट था 15,000 का, माँ के नाम। हम सभी स्तब्ध थे। पापा जो इतने बेचारे से थे, छोटी मोटी फरमाइशें लेकर भी जिनके पास जाते संकोच होता था, वे इतनी रकम एक साथ दे सकते हैं। उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा यह कभी सोचा भी नहीं था। सच तो यह है कि उनका इस प्रकार तटस्थ भाव से रुपए देना बड़ी अजीब सी बात थी, पर इस पर हमने गौर ही नहीं किया। बचपन से ही जब भी कुछ करने की कल्पना की है, जेहन में माँ की तस्वीर ही उभरी है। घर का माहौल ही ऐसा बन गया था। पापा का जो भी योगदान था वह इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं। इस स्थिति को माँ ने ही जन्म दिया था। सारी समस्याओं की सलीब कंध पर उठाकर वे अकेले ही घूमती रहीं। उनकी बातचीत का लहजा तक मैं से भरपूर हो गया था। मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया, मैंने ट्यूटर से बात की, मैंने वाइट वॉश कराया, मैं डिस्टेम्पर करवाऊंगी, मैंने अमुक लड़का रिजेक्ट किया, मैंने ये रिश्ता पक्का किया। घर परिवार बच्चे कोई भी भविष्य हो, पापा को साथ लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। शादी भी उन्होंने अपने बलबूते पर तय की थी, पर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। संकट की इस घड़ी में पापा उन्हें देवदूत से लगे हों तो आश्चर्य नहीं। 15,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी आयोजन को देखते हुए, पर उसी के सहारे वे पापा को पा गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी है। पूरे विवाह समारोह में वह पापा पर इस तरह निर्भर रहीं कि देखकर अच्छा लगा। पहली बार लगा कि पापा बहैसियत पापा इस घर में है। दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी। घर में इतनी इतनी बातें हो रही हैं, पर उन्हें जैसे किसी से कुछ सरोकार ही नहीं। उनके ससुराल से रोज अजीब अजीब प्रस्ताव चले आते हैं। सुनते ही हर कोई रोष से उबल पड़ता है, पर उन पर कोई असर नहीं होता। वे एक शहीदाना भाव चेहरे पर ओढ़े चुपचाप हमारी भागदौड़, हमारी परेशानियां देखती रहती हैं। सबसे ज्यादा हैरत तो उस दिन हुई जिस दिन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। यह घर या मकान हम लोगों के लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत तो नहीं है, इससे हमारी जाने कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह दादी माँ की एकमात्र निशानी है, उनके गाढ़े पसीने की कमाई है। कठिन से कठिन समय में भी पापा ने इसे हाथ नहीं लगाया था, पर दीदी की शादी में यह भी हो गया। उसे बैंक के पास रेहन रखने का सुझाव आदित्य मामा ने ही दिया था। सुनते ही मेरे कलेजे पर तो सांप लौट गया था। रजिस्ट्री पेपर्स पर हस्ताक्षर करते हुए पापा की आंखें छलछला आई थीं, पर दीदी के चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरी। वे जड़वत बैठी रहीं, जैसे यह सारी उठापटक किसी और के लिए हो रही हो। दिनों दिन एक अबूझ पहेली बनती जा रही है वह। अभी पिछले मंगलवार की बात है, मैं बड़े मनोयोग से स्काईलार्क का एप्रिशिएशन लिख रही थी। दूसरे दिन ट्यूटोरियल था। हमेशा अच्छे से अच्छा लेने का मेरा नियम था। आज भी मैं अपनी सारी प्रतिभा उड़ेलकर लेख को अधिक से अधिक जीवंत बनाने का प्रयास कर रही थी, पर दीदी के कारण सब गड़बड़ हो रहा था। उन्होंने तो इन दिनों पढ़ने लिखने की छुट्टी कर रखी थी। मजे से आराम कुर्सी पर लेटी गुनगुना रही थी। हाथ में नीटा मस्केट की कोई नॉवेल थी। तिपाई पर मसूरी से आया ताजा पत्र पड़ा हुआ था। मसूरी से इन दिनों पत्रों का तांता लगा हुआ था, जैसे कार्तिक इतनी दूरी से भी अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहते। दीदी नियम से पत्रों का उत्तर देती हैं
और फुर्सत से बैठकर दर्द भरे गीत गाया करती हैं। उनकी यह संगीत साधना ही कभी कभी सिर दर्द बन जाती है। अभी मेरा मन हुआ कहूं, दीदी प्लीज थोड़ा तो रहम करो। माना आप बहुत बड़ी डांसर हैं, पर गाना आपके बस का नहीं है, इसे हम गरीबों के लिए छोड़ दो। पहले वाली बात होती तो बेधड़क कह देती और दीदी से तुर्की बतुर्की जवाब भी मिल जाता, पर अब कहते एकदम संकोच हो गया कि दीदी पता नहीं क्या सोचें। सोच लेंगी कि मुझे अपने सुरीले कंठ पर नाज हो गया है, तभी ऐसा कह रही हूं। नाज तो सचमुच है, ईश्वर ने 2 ही 4 चीजें तो ऐसी दी हैं जिन पर नाज किया जा सके, बाकी तो सब खातों में जमा शून्य ही है। मेरा संगीत और दीदी का नृत्य दोनों ही परिवार के लिए गर्व का विषय था। दीदी के साथ हमेशा मैं ही गाया करती थी। दिन भर हम लोग रिहर्सलों में खोए रहते। तब इस बात की कसम भोथरी पड़ जाती कि मैं कभी दीदी की तरह नृत्य नहीं कर सकूंगी। पर इधर 2-3 वर्षों से दीदी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी आवाज बहुत महीन है, वाद्य यंत्रों में खो जाती हैं। नृत्य के साथ तो ओजपूर्ण स्वर होना चाहिए, तभी बात बनती है। उनके इस निर्णय से मैं तो एकदम बुझ सी गई थी, अपने पर से विश्वास ही उठ गया था। पर बहुत शीघ्र ही पता चल गया कि दीदी को संगत के लिए एक दैवी स्वर प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या हो गया है वह तो नृत्य के साथ साथ उनके मन प्राणों में व्यापता चला जा रहा है। उस कंठ से निकली प्रत्येक पंक्ति उनके गले का हार बन गई है। उस समय भी वे बागेश्वरी का गला घोटते हुए गा रही थी, उधो मन्ना भय 10-20। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे गई। अपनी कुर्सी उठाकर मैंने उनकी कुर्सी के सामने कर ली और आवाज दी, दीदी एक बात पूछनी थी। तुम्हारे कितने मन हैं, कभी हिसाब तो लगाओ। वे जैसे एक बारगी सिहर उठी, फिर धीरे से बोली, मन तो एक ही है रे, पर बट गया है। उनकी इस स्पष्टोक्ति से दंग रह गई मैं। फिर कुछ और गुस्ताख लहजे में पूछ ही लिया, दीदी कभी आराम से बैठकर तौल कर तो देखो, पलड़ा किसका भारी है, कार्तिक का या? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली। मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूं। माँ? आश्चर्य से भरकर मैंने पूछा। माँ के लिए सोचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? यही तो, माँ के लिए कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी हम लोगों ने। सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा है। परंतु हमारा भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, इसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली जा रही है, और उसे हमने कभी मन भरकर प्यार भी नहीं दिया। वी हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही है। कभी कभी लगता है यह भी पापा की साजिश रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाल दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल इन्होंने हड़प ली। मन हुआ चीख कर कहूं, दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा ऐसे अकर्मण्य तो नहीं थे। उनके पंख माँ ने ही काट दिए हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के करियर की बलि दी है। पर वह गुडविल हड़पने वाला फिक्रा मन में अभी ताजा था, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, दीदी सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं, अपने अपने ढंग से खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना रहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसलिए पूछती हूँ दीदी, क्या तुम खुश हो? वे एक बारगी सिहर उठी, फिर एक लंबी सांस लेकर दार्शनिक अंदाज में बोली, मेरा सुख मेरी खुशी तो अब सपना हो गया है रे, पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है? मैंने तैश में आकर कहा, एक सीधे साधे इंसान को तुमने चकरघिन्नी बनाकर छोड़ दिया है। क्या बहुत अच्छा काम है यह? तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका करियर चौपट करके ही दम लोगी? दीदी चुप। और एक वे साहब बहादुर हैं, बड़े विद्वान बनते हैं। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें आंखें भी दी हैं या नहीं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ वे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। आश्चर्य होता है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है जो 2 नावों में पैर रखकर आराम से बैठी हो। तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही हो, इस पर कभी सोचा है? बस शिखा, स्टॉप इट, दीदी ने एकदम कहा।
उनका चेहरा तमतमा आया था। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। यस दीदी, मैंने शांत स्वर में कहा। देयर शुड बी अ लिमिट। घर में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मन में तो यह सन्नाटा दीदी की विदा से बहुत पहले व्याप गया था। पास रहकर भी इतनी दूरी हो गई थी हम दोनों में कि एक कमरा शेयर करने की मजबूरी भी अखरने लगी थी। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी थी और मुझे लगता था जैसे वे मुझसे नहीं अपने आप से बच रही हों। शादी हुई और जैसे अपने आप ही सारे अवरोध दूर हो गए। विदा के समय मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलमश उन आंसुओं में बह गया। लेकिन मन और भी सूना हो गया, मन भी और घर भी। कभी कभी ये सूनापन जैसे निगलने को दौड़ पड़ता है। शिखा, ओ शिखा। लगा कि बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। बहुत यत्न से अपनी उनीदी आंखें खोलकर देखा। भाई पैताने खड़े मुझे आवाज दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने को झकझोर कर जगह पाई मैं। रो क्यों रही थी पगली? कहाँ, नहीं तो, मैंने कहा और छूकर देखा। पलकों की कोरें अब भी गीली थी। किताब लेने कमरे में आया तो देखा तेरी तो हिचकी बंध रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना घर कितना मनहूस लग रहा है। मैंने कातर स्वर में कहा। हो जाएगी कुछ दिनों बाद, इस मनहूसियत की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि घर की सारी रौनक तो उसी के साथ विदा हो गई है। अब घर में रह गए हैं 3 मनहूस प्राणी, तुम, मैं और पापा। 3 नहीं 2 कहिए। मैंने भी उनकी तरह विनोद का माहौल बनाते हुए कहा। आपकी गिनती कैसे कर लें हम? घर में रहते भी हैं कभी? अरे फिलहाल तो हूं। साले सबके सब पास हो गए। ये भी नहीं कि एक आध सप्लीमेंट्री ही ले आता। अपना काम तो चलता रहता। भाई आप किताबें लेने आए थे ना, उस अलमारी में से ले लेंगे प्लीज। और मैं पुनः करवट बदलकर लेट गई। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका यूं गरजमंद होकर किसी के यहां जाना मन को बहुत सालता था। सच तो यह था कि अब तक हम में से किसी को यह पता भी न था कि भाई ट्यूशन भी करते हैं। सब लोग सोचते थे कि वे या तो क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हैं या दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। इससे ज्यादा जानने की कभी जरूरत भी नहीं समझी। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर के एक एलपी का उपहार दिया। तब माँ पापा को यह एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। इस एहसास को लेकर माँ दिन भर उदास रही और पापा का स्वर बार बार तरल हो आया था। हेलो पद्मनाभ, हाउ डू यू डू? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। पद्मनाभ और यहां इस कमरे में? मुड़कर देखा। दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई हैं, मैंने मरी सी आवाज में कहा। जाते समय इससे लिपटकर खूब रोई होंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तड़प कर कहा, पर आंखों के सामने वह सारा दृश्य तैर गया। भाई झूठ नहीं कह रहे थे। आपको इस तरह किसी की भावनाओं का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने बेमतलब दीदी की वकालत करते हुए कहा। मखौल कहाँ उड़ा रहा हूं बाबा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं। वे बोले। उत्तर में मैं चुप ही बनी रही तो फिर बोले, नाराज हो गई क्या? सॉरी, याद ही नहीं रहा कि मैं परम श्रद्धेय दीदी की शान में गुस्ताखी कर रहा हूं, जो कभी माफ नहीं की जा सकती। लकी गर्ल। कैसे कैसे भक्त जोड़ लिए हैं कि कोई उनकी अनुपस्थिति में भी आलोचना नहीं कर सकता। यहां तो जिंदगी भर खाक छानते रहे, एक भी ऐसा न मिला। और लोग बाग हैं कि सामने भी फफ्तियां कसना नहीं भूलते। पीछे जो कहते होंगे उसका तो ईश्वर ही गवाह है। भाई यह सब बिल्कुल मजाकिया लहजे में कह गए थे, पर आखिर में उनकी आवाज भीग सी गई थी। सच, भाई कभी कभी इतने बेचारे से लगते हैं कि उन पर प्यार आ जाता है। मैंने फिर बात का रुख बदल देना ही ठीक समझा। कहा, भाई हम लोग नाहक बड़े हो गए हैं, बच्चे ही बने रहते तो कितना मजा आता। तब यह जाति की, समाज की, भाषा की दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन 4 दीवारियों में तब यूं दम न घुटता
भाई ने अपनी पसंद की 2-4 पत्रिकाएं चुन ली थीं। उन्हें लेकर वे मेरे पास पलंग पर बैठते हुए बोले, तू क्या पद्मनाभ के लिए यह सब कह रही है? यही समझ लीजिए। क्या तू सोचती है कि पद्मनाभ तमिल भाषी न होता तो रेखा उससे विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इसी तरह 3rd डिविजनर MA होता, इसी तरह एक पार्सल क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ भी संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की ये दीवारें अपने आप ढह जाती। न माँ को ऐतराज होता न रेखा को। भाई, कभी कभी आप बहुत बहुत कड़वा सच बोल जाता हूं, यही ना? माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस ढंग से हथिया लिया है, रेखा जिस स्थित प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है? वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस में झूलती रही हैं। मैंने कहा, यह असमंजस, यह अनिश्चय ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? प्रेम कभी मध्यम मार्ग नहीं अपनाता। इट इज आइदर यस और नो। तो यह सब कुछ छलावा था? नहीं, छलावा नहीं था, भाई ने कहा और उठ बैठे। पीठ पर हाथ बांधकर कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करते रहे। फिर उसी तरह चहलकदमी करते हुए बोले, जानती हो शिखा, ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसा एकाध प्रेम प्रसंग पाल लेती हैं। अच्छा रहता है, कभी वक्त बेवक्त उदास होने के लिए एक कारण मिल जाता है। अत्यधिक सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े से आंसू बहाने से राहत मिल जाती है। बड़ा कारगर नुस्खा है यह। भाई जैसे अपने आप से बोल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। और शिखा, ये लोग एक एक सहेली भी रख छोड़ती हैं। ये उनके लिए कस्टोडियन का काम करती है। कस्टोडियन मतलब संरक्षिका। सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो उसे सौंप दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले आए, मन बहला लिया। और सहेली जिंदगी भर यही बेगार किया करे? पूरी बात तो सुना करो। हमेशा यह स्थिति थोड़े ही रहती है। 2-4 साल बाद नई जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफ़ी सी लगती है। तब यह उदारमना महिला अपनी सहेली से कहती है, आज से मैं अपना प्रियतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इसका सुख नहीं लिखा था। ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए ही इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी, साफ कह देती है कि प्रेम अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह। मुझे इस आदमी से सहानुभूति है। इसका यह तो अर्थ नहीं कि। मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माई गॉड, यानी कि रेखा जी इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक भी सब्र न हो सका। खैर, तुमने जवाब अच्छा दिया। बेचारी रेखा कितनी निराश हुई होगी तुम्हारा 2 टुक जवाब पाकर। भाई के व्यंग को अनसुना कर मैंने बताया, मुझसे कुछ नहीं कहा, पद्मनाभ को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सकोगे। और वह गधा यह सब तुम्हें सुनाने चला आया? भाई की मुट्ठियां एकदम कस गई थीं। उसका दोष नहीं है भाई, मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा। दीदी ने 1000 कस्में जो दे रखी थी, और अभी तो सब कुछ इतना ताजा है कि यह बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र फाड़कर चला गया। और तुम्हारा जवाब? वह मैंने डाक से भेज दिया। लिख दिया कि माँ बाप ने बहुत सोच समझकर दीपशिखा नाम दिया है मुझे। मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूंगी, पर किसी की दया की भीख मुझे मंजूर नहीं है। इरादा तो दीदी को ही लिखने का था, पर उनका रसभंग क्यों किया जाए। पर इतना सब कहते कहते वेग से मेरा गला भराया। भाई, क्या सचमुच इतनी दयनीय हूं मैं? धत पगली, उन्होंने कहा और मुझे अंक में भर लिया। बड़ी देर तक मेरे बालों पर, मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। भाई का यह स्नेहल स्वरूप मेरे लिए एकदम नया था, पर उनकी यह निशब्द सांत्वना भी तो मुझसे झेली नहीं गई। पता नहीं मन कैसा हो गया है। कोई प्यार भी करता है तो मुझे उसमें दया की, करुणा की बू आने लगती है। वह ऐतिहासिक पत्र देखेंगे? बहुत हौले से अपने को अलग करते हुए मैंने कहा, रहने दे, उसमें देखना क्या है।
अपनी पुस्तकें समेटते हुए वे बोले, यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ के क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहती हूँ। मेरे मन के तहखाने में इसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों का यह तरीका अच्छा है, पर जरा कठोर है ना? और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दराज खोलकर दीदी का वह पत्र निकाला। बड़ी सुपर फाइन अंग्रेजी में लिखा था, मैं जयदेव की पद्मावती बनना चाहती थी। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्ता और रघुनाथ पानी ग्रही की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ सभी सपने सच नहीं होते। सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोह भंग के उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया है उसे घृणा करने लगूंगी, यह कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब, और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौंध गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सोनापन, उनके स्वर का भीगापन, सभी जैसे एक साथ अपना इतिहास कह उठे। कैसी मूर्ख थी मैं। कितने आत्मकेंद्रित हैं हम सब। दिन रात एक भट्ठी सी सुलग रही है उनके मन में, पर किसी को आज तक नहीं आती। मन हुआ दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। इतनी धूप में छत या आंगन का सवाल ही नहीं था। तभी पापा की कैबिन से टाइपराइटर की खटखट सुनाई दी। जाकर कनखियों से देखा। शून्य में ताकते हुए भाई मशीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर उस खिलवाड़ में भी लगातार एक ही नाम अंकित होता चला जा रहा है, भाई। भाई, आवाज पर एकदम चौंक उठे वे। मशीन पर लगे कागज को अनदेखा सा करते हुए मैं पास खड़ी हुई। भाई, एक बात कहनी थी। क्या? इस समय तक वे काफी संभल चुके थे। मैं सिर्फ यह कहने आई थी भाई कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें और भी लोग हैं, और सभी दीदी जैसे या पुनीता मिश्रा जैसे नहीं हैं। भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डूबती सी आवाज में इतना ही कह पाए थे, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी मन्ना भय 10-20।